Hello student, welcome to Stu1. Myself Jitan Patel. I have done my BTech and MTech from IIT Varanasi and I am your chemistry mentor. I will teach you chemistry. So let's start today's class. आज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस बनाने हैं ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारा थर्ड लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। देखिए अगला हमारा कॉन्सेप्ट है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, मॉडर्न फिजिक्स में है डुअल नेचर ऑफ लाइट, तो वो चीज हम कवर नहीं करेंगे, वो आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे। वही चीजें एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, ऑलमोस्ट यहीं पे सारी चीजें हैं। तो हम बस पार्टिकल एंड वेव नेचर को, इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ रहे हैं तो उसके पार्टिकल और वेव नेचर को समझेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे ब्रोगली साहब, डी ब्रोगली, जिनका नाम था डी ब्रोगली। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर पार्टिकल हाई स्पीड से मूव कर रहा है, उसका मास कम है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है या फिर कोई भी पार्टिकल है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास है, तो ये देखा गया है कि उसके पास वेव नेचर भी होता है। ऐसा नहीं कि हाई स्पीड होगा तभी वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, लो स्पीड वाले भी कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके पास वेव नेचर भी होगा। बस पार्टिकल का इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो पार्टिकल मूव करता रहे ना। तो हालांकि अगर हाई स्पीड से घूम रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो उसको देखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है आसानी से, वहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि वो वेव नेचर किस तरीके से पकड़ा है। अगर लो स्पीड रहेगा तो वो वेव नेचर रखा रहेगा लेकिन वो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व नहीं होगी इजिली ना। तो इसी चीज को ब्रोगली साहब ने कहा, ब्रोगली साहब ने देखा। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो अगर हाइड्रोजन का अगर फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ले तो उसकी स्पीड कितनी होती है, वो स्पीड होती है लगभग 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखा था ना जब हमने बोर्स का मॉडल पढ़ा था हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो देखिए और लाइट की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है लाइट की स्पीड, ये है इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड। अब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो लाइट के स्पीड के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जा सकता है ना, क्योंकि ये है 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लगभग आप कह सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो, तो लगभग 120 गुने का ही फर्क है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटा पार्टिकल है और स्पीड भी कंपैरेटिवली लाइट के आसपास है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास भी वेव नेचर है क्योंकि लाइट आपका वेव है। इसी चीज को समझने के लिए डी ब्रोगली साहब ने एक इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन दिया और उससे आप किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल अगर वेलोसिटी पता है तो आप उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि वो वेव नेचर के कोरस्पॉन्डिंग रखा होगा। तो चलो हम इस चीज को समझते हैं। अच्छा, हमें ये पता है जो इक्वेशन है एनर्जी का, किसी भी लाइट का अगर वेवलेंथ लैम्डा हो या फ्रीक्वेंसी म्यू हो तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू होता है h म्यू या फिर hc बाई लैम्डा, और जो c बाई लैम्डा होता है वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ये चीजें हमें पहले से ही पता थी जब हमने प्लैंक की थ्योरी को पढ़ रहे थे। तो अब देखिए, अब ब्रोगली साहब ने कहा कि कोई भी अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उसके पास वेव नेचर है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसके पास वेव नेचर है, तो उसका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें हम। अब आइंस्टीन का एक इक्वेशन है, अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल लाइट के स्पीड के आसपास की स्पीड से चल रहा है तो उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग, mc²। आइंस्टीन का इक्वेशन क्या आता है, E इक्वल टू mc²। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अगर किसी भी पार्टिकल को अगर लाइट की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वो पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अभी तक ये माना जाता है कि कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड, कितनी स्पीड से वो नहीं चल सकती, अगर वो चलने लगे तो वो अपना पार्टिकल नेचर खो के वो वेव नेचर या फिर लाइट का नेचर पकड़ लेगा। तो अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास m हो वो अगर लाइट की स्पीड से चल रहा हो तो उसकी एनर्जी E इक्वल टू mc² होगी। तो यही अगर मैं बोलूं E इक्वल टू mc² किसी लाइट की किसी पार्टिकल की एनर्जी है जो कि c स्पीड से चल रहा है, और हमें ये पता है अगर वो v स्पीड से चल रहा है, अगर वो लैम्डा वेवलेंथ ऑक्यूपाई किया तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। अब क्या है, ये वेव नेचर के कोरस्पॉन्डिंग उसके पास एनर्जी है, ये पार्टिकल नेचर के कोरस्पॉन्डिंग उसके पास एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखता है तो ये दोनों एनर्जी उसी की ही होगी। तो यहाँ को हम इस दोनों को इक्वेट करके हम वेवलेंथ बता सकते हैं। चलिए इक्वेट करते हैं, mc² फॉर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू hc बाई लैम्डा। c कैंसल आउट हो जाएगा, m इंटू सी इक्वल टू h बाई लैम्डा, और ये m इंटू सी क्या होगा, उस पार्टिकल का मोमेंटम होगा। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू मास
इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम इसको मोमेंटम बोले तो वेवलेंथ कितना आएगा, लैम्डा होगा h/p। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम दिया रहेगा तो आप उसका वेवलेंथ बता सकते हो इस इक्वेशन से। तो ये वेवलेंथ जो आया है इसको ब्रॉगली साहब ने सबसे पहले बताया, इसलिए इस वेवलेंथ को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो इस इक्वेशंस को आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, थोड़ी सी एक और रिलेशंस है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, उसकी एनर्जी ई है, उसकी एनर्जी ई है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी उसके पास ई है, तो उसका वेवलेंथ वेव नेचर के कोरस्पॉन्डिंग कितना वेवलेंथ होगा, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। और ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं यहां से मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहूं, काइनेटिक एनर्जी को, जो कि ई आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी यहां पे ई मत मानिए आप, ई आपको गिवन है। तो अब हम यहां से हम क्या कह सकते हैं, मोमेंटम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करें। वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, 2e डिवाइड बाई m। तो वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2e बाई m। क्लियर? अगर मैं मोमेंटम पूछूं कितना होगा पार्टिकल का, तो मास से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू इंटू m कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा मोमेंटम कितना होगा, 2e इंटू m। क्लियर है? ये है मोमेंटम अगर E काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का हो तब। हमें पता है ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मोमेंटम पता हो तो ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। p क्या है, मोमेंटम है पार्टिकल का। चलिए p की वैल्यू पुट करते हैं, h/p है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2e इंटू m। क्लियर? तो एक और नया फॉर्मूला आया, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 2e इंटू m। क्लियर है? तो एक नया फॉर्मूला आ गया। हमें क्या था, हमें दो चीजें पता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम p हो तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, h/p। अगर काइनेटिक एनर्जी k हो या फिर e हो तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, ये इतना होगा। मास ऑफ ये कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास, आपको ये सारे डेटा याद रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज दिस मच। अब आपको वेलोसिटी वेवलेंथ बताना है हाइड्रोजन एटम का, जो कि इतनी स्पीड से चल रहा है। तो सिंपल है, ब्रॉगली इक्वेशन लगाइए, ब्रॉगली इक्वेशन लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p। p क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, h की वैल्यू पता है, h प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो याद रहना चाहिए 6.623 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। आप इसको कन्वर्ट करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। अब देखिए क्या है, यहां पे आपको हाइड्रोजन एटम का वेलोसिटी दिया हुआ है 2000 मीटर पर सेकेंड, यहां पे हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई भी डेटा दिया हुआ उसको पुट करते रहें, या तो आप सब सारे डेटा को एक सिस्टम में कन्वर्ट कीजिएगा, या तो MKS या तो CGS। तो अब अगर आप MKS में कैलकुलेट कर रहे हो तो h की वैल्यू भी जूल वाली यूनिट, जूल सेकंड वाली यूनिट में लेनी पड़ेगी, मास को kg में लेना पड़ेगा, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेना होगा। अब ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, तो एक एटम का मास kg में कितना होगा, हमें पता है 1 AMU बराबर कितना 1/Na ग्राम, जबकि मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़े थे 1/Na ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻�67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर हम बोल दें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपका हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। अब मास आपको kg में मिल गया, वेलोसिटी आपको MKS में दिया हुआ है, कितना है 2000 मीटर पर सेकेंड। h की वैल्यू ले लीजिए, क्या होती है 6.623 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब सारा डेटा MKS में कन्वर्ट हो गया, आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। क्या होगा, लैम्डा है h/m इंटू b, h की वैल्यू है 6.623 इंटू 10⁻⁻34, मास कितना है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और वेलोसिटी कितना है 200। तो यहां से वेवलेंथ किस यूनिट में आएगा,
MKS में ही आएगा, मीटर में आएगा, तो आपका आंसर मीटर में ही है। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। किसी को डाउट? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको वेवलेंथ बताना था कोई भी हाइड्रोजन का जो कि 2000 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो उसका आपको वेवलेंथ बताना था। देख सकते हैं यही कैलकुलेशन है, बाकी की चीजें क्लियर है। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ा था डी ब्रोगली के लिए, मोमेंट वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है तो h/p ही आता है, जो कि हम समझ गए। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन सेकंड बनाइए। क्वेश्चन सेकंड पढ़िए। क्वेश्चन सेकंड बोला है डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको लैम्डा बताना है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का जो कि मेटल सरफेस से जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। व्हेन एक्सपोज्ड टू अ विजिबल रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है। देखिए इसमें फोटो इलेक्ट्रिक जो आपने अभी पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, उसी का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या था, हमें मेटल सरफेस रहेगा, वर्क फंक्शन गिवन रहेगा, तो आपको वो कॉन्सेप्ट लगाना है कि कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो गई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में और कितनी एनर्जी लेकर वो इलेक्ट्रॉन्स गया जो कि आपका फोटो इलेक्ट्रॉन था। बाकी की चीजें आपको यही बतानी पड़ेगी। यहां से वेवलेंथ बताना है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी का आइडिया लग जाएगा, कितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन्स गया। बाकी का फॉर्मूला है हमें पता है, H = h/p, लैम्डा = h/p, जो कि होता है h/√2m e के बराबर। आपको काम क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है और इस इक्वेशन में पुट करना है, वेवलेंथ निकल जाएगा। बाकी यूनिट का कोई गलती मत कीजिएगा। क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि वर्क फंक्शन क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम रिक्वायर्ड हो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से निकालने के लिए, उसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी लग जाएगी आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको वर्क फंक्शन उस मेटल का बोलेंगे। तो अगर मैं पूछूं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस क्या है, मेटल का कितना होगा, H × म्यू। म्यू आपको गिवन है, H क्या 6.623 × 10⁻34 जूल वाली यूनिट में रखते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या है 2.25 × 10⁻14। अब ये आपका वर्क फंक्शन निकल गया। वर्क फंक्शन निकल गया, आपने कितनी एनर्जी दी, आपने रेडिएशन भेजा 500 नैनोमीटर का। 500 नैनोमीटर मतलब 500 × 10⁻, नैनो मीन्स होता है -9 मीटर, 500 10⁻⁹ मीटर हुआ उसका वेवलेंथ। तो मैं पूछूं कितनी एनर्जी आपने दी थी, hc/λ, hc/λ इतनी एनर्जी आपने दी है, इतना एनर्जी वो यूटिलाइज कर लेगा, ये जूल वाली यूनिट है, निकलने के लिए। बाकी की बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में गया। तो अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी जो कि हमने E बोला है इक्वेशन के लिए, वो कितनी है, वो है गिवन एनर्जी hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, माइनस वर्क फंक्शन, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहां से निकल जाएगी, बाकी का उसी काइनेटिक एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन्स गया है। अब क्या है, इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी और इसी काइनेटिक एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा वही होगा उसके वेव नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है? तो वहां से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया, इसको सॉल्व कर लेना, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, इसमें पुट करना, आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर है यही, आप इससे मैच करवा लीजिएगा, प्रोसेस हमने बता दिया है। क्लियर? हम काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके वेव नेचर के लिए। क्योंकि ब्रोगली साहब ने बोला था कि अगर कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास वेव नेचर भी होगा। बस वेलोसिटी है जरूरत किसी के वेव नेचर को डिफाइन करने के लिए। तो और उन्होंने बोला था कि वेवलेंथ जो होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, जिसको हमने अभी सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बनाइए। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। 500 वोल्ट में कोई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, तो आपको बताना है कि कितना उसका स्पीड होगा और कितना उसका वेवलेंथ होगा। तो अगर स्पीड मिल गया तो ब्रोगली इक्वेशन लगाइए, वेवलेंथ मिल गया, तो पहला काम करते हैं कि स्पीड निकालते हैं। अब ये 500 के वोल्टेज में घूम रहा है तो कितनी एनर्जी है उसके पास, वोल्टेज इनटू चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उस वोल्टेज डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग 500 और इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके पास कितना एनर्जी है। वही एनर्जी
उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, क्योंकि इसी वोल्टेज में घूम रहा है, तो इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी होगी वही तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, वोल्टेज इनटू चार्ज। समझ में आया? वोल्टेज गिवन है 500, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी जूल में। इतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं पूछूं उसके पास कितनी वेलोसिटी है, तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। आपको वेलोसिटी बताना है, तो आप स्पीड यहां से निकाल सकते हैं। v क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 टू होल डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। अगर केजी की बात करें, क्योंकि हम सारी चीजें एमकेएस में ले रहे हैं, तो उसको कर लीजिए आप 31 10 पावर -31 केजी। यहां से आपका वेलोसिटी आया, स्क्वायर रूट लेंगे, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आई। अब वेलोसिटी मिल गया, आपको पूछा है ब्रॉगली वेवलेंथ। ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/p। p क्या है, मोमेंटम, h/p। p क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट कीजिए, इसमें पुट कीजिए, ब्रॉगली वेवलेंथ भी आ गया। तो ये आपका आंसर है। यहां पे इस आंसर में आपको बस ब्रॉगली वेवलेंथ दिया हुआ है, स्पीड तो आप यहां से निकाल लेंगे। क्लियर है? ये स्पीड किस में आएगी, ये स्पीड मीटर पर सेकेंड में आएगी, क्योंकि सारी चीजें आपने एमकेएस में लिया है। और यहां से वेवलेंथ जो आप पुट करेंगे वो किस में आएगा, वो मीटर में आएगा। तो ये मीटर वाली आंसर है। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन करना है हमें बस। अगर ब्रॉगली वेवलेंथ से आया तो हमें बस ध्यान रखना है कि हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाए या उसकी वेलोसिटी मिल जाए। वेलोसिटी मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई, अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो वेवलेंथ लगा देना, ये फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h/p। चलिए, और अगला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, इस पे मैं बता रहा हूं कि दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, एक तो हाइजेनबर्ग का जो साई वेव फंक्शन है उसका डिराइव्ड फॉर्म दिया रहेगा आपको, वहां से पूछेगा कि नोड कैसे हैं, मतलब नोड पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केवल पूछेगा कि बताइए कहाँ कितने कितने डिस्टेंस पे नोड बनेगा, कितने नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे, या तो ग्राफ दिया रहेगा तो उससे पूछेगा कि ये किस ऑर्बिटल के लिए आपका ग्राफ है, या तो पूछेगा ऑर्बिटल्स के लिए ग्राफ दिया होगा, या तो पूछेगा कि बताइए कहाँ कहाँ पे नोड्स बनेंगे। मतलब दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, एक तो डिराइव्ड फॉर्म दिया रहेगा, आपको नोड पूछेगा। मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैं इन शॉर्ट कह सकता हूं कि इस पे केवल क्वेश्चन केवल और केवल नोड पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केवल नोड्स पूछेगा। तो हमें समझना है कि नोड्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो अनसर्टेनिटी में क्या है, अनसर्टेनिटी में सिंपल है, ये पूछेगा कि कहां कहां पे कितनी अनसर्टेनिटी थी। देखिए क्या होता है कि अभी तक ये माना जाता है क्या कि ये ट्रू भी है। अगर मैं बोलूं कि किसी भी चीज का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ बता सकते हैं आप, मोमेंटम और पोजीशन एक साथ बता सकते हैं, ये बताना। जैसे अगर मैं बोलूं, एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलूं कि कोई बाइक चल रही है, जिस इंस्टेंट पे देखे आप, अगर मैं पूछूं ये बाइक अभी एक पेड़ के पास है, अगर मैं पूछूं ये बाइक जा रही है, कहीं पे पेड़ है, मैं बोलूं ये पेड़ के पास है, मैं जैसा ही आपको ये खबर देने वाला हूं तो इसका मतलब है कि कुछ तो टाइम गैप हो चुका होगा। जैसे ही मैं आपसे बोला टाइम गैप हो चुका है, अब बाइक पेड़ के पास जहां पे मैंने देखा था उससे थोड़ी सी दूर पे पहुंच चुकी है, क्योंकि टाइम गैप है ना, बाइक चल रही है, टाइम गैप है, तो कि थोड़ा सा भी टाइम लगा होगा तो इसका मतलब बाइक शिफ्ट हो गई होगी। इसका मतलब है कि अगर उसके पास वेलोसिटी है तो आप पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे किसी से, जो कि बोहर साहब ने बता दिया था। बोहर साहब ने कहा था कि आर के रेडियस पे कोई इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा तो उसका रेडियस भी बताया, उसका वेलोसिटी भी बताया, तो इनमें अनसर्टेनिटी होती है। यही था बोहर का ड्रॉबैक, जिसको हाइजेनबर्ग ने बताने की कोशिश की। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है, ये बताता है कि कितना मिनिमम अनसर्टेनिटी होगी, कितनी मिनिमम अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी मतलब कितना परसेंट का एरर होगा अगर किसी चीज को बताया जाए तब। एरर को इन्होंने बताया, तो आपको एरर ही कैलकुलेट करना होगा। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि कोई भी चीज है जो अगर मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी, मिनिमम अनसर्टेनिटी h/4 पाई की होगी। आपको इसको ख्याल रखना है, बस इसी पे क्वेश्चंस घूमेगा। आपको पूछेगा कि अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी गिवन रहेगी तो आपको पूछेगा बताइए पोजीशन में उसके कितनी अनसर्टेनिटी होगी, ये इक्वेशन लगाइए, मिनिमम अनसर्टेनिटी पूछेगा आपको। क्लियर? तो देखिए इन्होंने यही कहा था कि द प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल।
सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए हम लगाएंगे क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये बात सारे के लिए ट्रू है। कोई बाइक के लिए पूछ देगा, कभी कभी कोई बॉल है वो मूव कर रहा है उसके लिए अनसर्टेनिटी पूछ देगा, तो सबके लिए पूछ सकता है। बस इक्वेशन ये है कि मोमेंटम और पोजीशंस के प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होगा उनमें अनसर्टेनिटी h/4 का होगा, मिनिमम अनसर्टेनिटी h/4 का होगा, जहां की डेल्टा पी क्या है, ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखिए मैं डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसका डिराइव्ड फॉर्म भी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो बस आपको इसका ख्याल रखिए। और इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनने वाला है, इस पे बस क्वेश्चन पूछेंगे कि अनसर्टेनिटी कितनी होगी, आप बस फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू आपको पता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ऐसा ही है, कोई डस्ट पार्टिकल है जिसका मास गिवन है 10⁻11 ग्राम, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, एग्जैक्ट वेलोसिटी दी हुई है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोल रहे हैं कि अगर वेलोसिटी को मेजर करने में एरर 0.1% का है तो बताइए कि उसके पोजीशंस में कितनी अनसर्टेनिटी होगी। देखिए वेलोसिटी में एरर दिया हुआ है, पोजीशंस में एरर पूछ रहा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा, बस अनसर्टेनिटी पूछेगा आपसे। हमें पता है कि मोमेंटम और पोजीशन का जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर इक्वल टू h/4 के बराबर होगा, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के हिसाब से। क्लियर, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के हिसाब से। अब चेंज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इनटू मास, क्योंकि मास तो मेजर करने में अनसर्टेनिटी है नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट मास दिया हुआ है 10⁻11, तो अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी में पूछूं डेल्टा पी तो क्या होगा m इंटू डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास गिवन है 10⁻11, लिख लीजिए यहाँ पे 10⁻11, वेलोसिटी कितना है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये देखा गया कि इनमें जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1% का है, मतलब इसका 0.1%, इसका 0.1% कितना है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड का 1%, इतना है वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। डेल्टा वी की वैल्यू आपको मिल गई, कितना है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब पोजीशंस पे अनसर्टेनिटी पूछ रहा है, चलिए इनटू डेल्टा एक्स कर दे, यही कर देते हैं ग्रेटर इक्वल टू h/4 तो आपका डेल्टा एक्स मिल जाएगा। अब डेल्टा एक्स किस में मिलेगा, सेंटीमीटर में मिलेगा, क्योंकि आपने वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में लिया हुआ है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका डेल्टा एक्स मिल जाएगा और ये डेल्टा एक्स इसके बराबर आ जाएगा। हमने चेंज नहीं किया यूनिट को, क्योंकि सेंटीमीटर में ही पूछा है, तो चलो सेंटीमीटर में ही ले लेता हूं, वो सारा उधर कांस्टेंट है, सेंटीमीटर पर सेकंड इनटू डेल्टा एक्स कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर इससे मैच कर जाएगा। कभी कभी पोजीशन में अनसर्टेनिटी देगा, कभी कभी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी देगा, दूसरे में पूछेगा, बस यही क्वेश्चन घूमेंगे इसी पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये है, अब देखिए वेव मैकेनिकल मॉडल, इसको स्क्रोडिंगर ने 1926 में किया। देखिए हमें बस इसी की बात कर रहे थे, हम अनसर्टेनिटी की बात नहीं कर रहे थे। अभी मैंने पिछली बार में बोल दिया कि नोट्स वगैरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी पे एरविन स्क्रोडिंगर इक्वेशन पे बस 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या टाइप तो क्या रहेगा, नोड ही पूछेगा, लेकिन उसके फॉर्म रहेंगे 2 टाइप के फॉर्म रहेगा। एक तो ग्राफ दिया रहेगा, आपको पूछेगा कितने डिस्टेंस पे नोड बनेंगे। एक रहेगा उसमें आपको डिराइव्ड फॉर्म दिया होगा, जो साई है, ये वेव फंक्शन बोलते हैं इसको, साई का डिराइव्ड फॉर्म दिया होगा, आपसे वहां पे पूछेगा कि कौन कौन से पोजीशन पे न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे आपका नोड्स बन रहा होगा। बस यही 2 क्वेश्चन, 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन, बस नोड बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें क्या करता है, देखिए वेव मैकेनिकल मॉडल, अब हमें तो पता है ना कि किसी भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स सारे जगह पे न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में घूम रहा है, उसके आगे की ऑर्बिट्स जो स्पेस होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होती जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस के चारों ओर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की जिससे ये बता सके कि न्यूक्लियस से कितने कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी कैसी है। यहां से वो बताना चाहे कि न्यूक्लियस से कितने दूरी पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पाया जाएगा, कहां पे कम पाया जाएगा, इसी चीज को बताने की कोशिश की है। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया, ये ग्रेजुएशन लेवल की बात है, इस इक्वेशन को ग्रेजुएशन में आप एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ेंगे। आपको अभी के लिए बस क्या है कि इस इक्वेशन को ख्याल रखना है। क्या होता है,
डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सिमिलरली डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यह इक्वेशन है, डरना नहीं है। साई को बोला जाता है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। तो ये जो साई है इसको वेव फंक्शंस बोलते हैं। चलो अब हम नोड की बात कर रहे हैं, नोड की बात कर रहे हैं तो नोड किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, 0 या होगी या फिर मिनिमम कह सकते हो, उसको क्या बोलोगे? उसको नोड्स बोलोगे। मैंने कहा था कि स्क्रोडिंगर साहब ने यही बताने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है, कहां पे कम है। तो ऐसे ही स्पेस को बताने के लिए एक टर्म लाया गया नोड्स, जहां पे मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी या फिर 0 प्रोबेबिलिटी होगी, आप उसको नोड्स बोलोगे। यही चीज लिखा है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 दैट इज कॉल्ड नोड। क्लियर? नोड दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेडियल नोड, रेडियल है, रेडिकल नहीं है, ये रेडियल या स्फेरिकल नोड। दूसरा होता है एंगुलर या नॉन स्फेरिकल नोड। क्लियर? देखिए अब क्या होता है, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड किसको बोलेंगे? रेडियल नोड मतलब ये रेडियस वाइज पे होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर। और ये एंगुलर नोड या फिर नॉन स्फेरिकल मतलब इसको प्लेनर नोड भी कभी कभी बोलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। देखिए टोटल नोड्स जो होता है वो n माइनस एल माइनस एल होता है, 1 प्लस एल। देखिए रेडियल नोड कितने होते हैं? ये होता है n माइनस एल माइनस 1। अगर रेडियल नोड पूछे किसी भी गिवन सबसेल के लिए, जैसे अगर मैं बोलूं 4s के लिए कितने रेडियल नोड होंगे, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है। तो किसी भी गिवन ऑर्बिटल्स के लिए, किसी भी गिवन सबसेल के लिए आपको पूछेगा कि एंगुलर नोड कितने होंगे, रेडियल नोड कितने होंगे। तो आपको सिंपल सा है, अगर रेडियल नोड पूछा तो रेडियल नोड क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1 और एंगुलर नोड कहता है l। अगर मैं पूछूं टोटल नोड कितने होंगे, तो टोटल रेडियल प्लस एंगुलर कितने हो जाएंगे? n माइनस एल माइनस 1 प्लस l, l कैंसल आउट, टोटल नोड कितने होंगे? n माइनस 1। समझ में आई बातें? और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें बताना होगा, स्क्रोडिंगर के इक्वेशन जो रहेगा उसमें बताना होगा कि कहां कहां पे किस किस टाइप का नोड बनेगा, और कोई भी ग्राफ दिया हो तो किस सबसेल के लिए है। समझ में आया? बस इतना ही ख्याल रखिए, रेडियल नोड कितना होगा? n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड कितना होगा? l, टोटल नोड क्या होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल नोड होगा n माइनस 1। चलिए अभी हम समझते हैं आगे, अभी स्क्रोडिंगर के ही बारे में समझ रहे थे। देखिए स्क्रोडिंगर क्या है? ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रोडक्ट है दो फंक्शन का। इस फंक्शंस को बोला जाता है रेडियल पार्ट, इसको बोला जाता है एंगुलर पार्ट। तो इन्हीं दोनों को प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इसका डिराइव्ड फॉर्म जो होगा साई होगा, जो साई बताएगा टोटल नोड्स को, साई जो बताएगा, क्योंकि दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, वो टोटल नोड्स को बताएगा। अब किसी इसका अगर इंटीग्रल फॉर्म दिया हुआ तो ये बताएगा केवल रेडियल नोड को, और इसका इंटीग्रल फॉर्म जो होगा वो बताएगा केवल एंगुलर नोड को, क्योंकि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। और इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो साई बना है, अगर उसका डिराइव्ड फॉर्म दिया है तो वो टोटल नोड्स को बताएगा। समझ में आई बातें? तो यही है, इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है आपको, बस इतना ध्यान देना है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल पार्ट, एक होता है एंगुलर पार्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है। अगर इसी का हम डिराइव्ड फॉर्म देखें तो जो हमने इक्वेशन इधर पढ़ा था यही है, यही है। क्लियर? अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो सिंपल सा किसी भी सबसेल के लिए या फिर किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए साई दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि वहां पे कहां पे नोड बनेंगे। चलो जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि अलग अलग टाइप के, जैसे ये 1s के लिए, ये 1s के लिए ग्राफ बना है r को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, r को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब सिंपल है, डेंसिटी वो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को देखा गया, मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। जैसे कि कोई डेंसिटी अगर डिफाइन करना हो तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको r बोलते हैं। अब क्या होता है, अगर 1s के लिए r वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाया जाए, r क्या है? ये स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है, तो ये कुछ ऐसा बना। 2s के लिए बनाया गया तो कुछ ऐसा बना, 2p के लिए बनाया गया तो कुछ ऐसा बना, क्योंकि r जब 0 रहेगा तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी वहां पे। क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियस के पास रहेंगे ना, अगर r 0 है तो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो r
ये ग्राफ हमेशा कुछ इस तरीके से रहेगा। अब क्या है, इनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस यही देखना है कि अगर R वर्सेस R का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस R का ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको क्या ख्याल करना है, जहां पे R की वैल्यू चेंज हो रही है, इसके ऊपर R की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसके ऊपर R की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। जहां पे R की वैल्यू पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, यही होगा आपका रेडियल नोड, यही होगा आपका रेडियल नोड। तो यही इस चीज को आपको ख्याल रखना है। एट नोड द वैल्यू ऑफ R चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, R की वैल्यू पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होगी, क्योंकि ग्राफ जो होता है ना वो कुछ कर्वेचर टाइप का होता है, ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। इसको अब हम सीखेंगे जब हम प्रोबेबिलिटी वर्सेस हम R का ग्राफ ड्रॉ करके समझेंगे, तो कुछ ऐसे ही ग्राफ रहेगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, बस आपको इस बात का ख्याल रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि जहां पे नोड बनेगा वहां पे R की वैल्यू पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होगी। चलो अब इसको समझते हैं। देखिए R स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर जो है उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। R क्या है, R और R स्क्वायर में फर्क समझ में आया। R स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, R जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अगर मैं बोलूं कि R स्क्वायर और R में क्या रिलेशन है, R स्क्वायर और R में क्या रिलेशन है, तो R स्क्वायर जो है ये प्रोबेबिलिटी है और R है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अगर R स्क्वायर में मैं जिस सरफेस एरिया, जिस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की, उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो वो प्रोबेबिलिटी दे देगा, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही है R स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, वो R जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। इनको मिटा के मैं समझाता हूं सारी चीजें, ध्यान से समझना, एकदम सिंपल है, समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए यही चीज हम कह रहे थे, यहां पे ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, जिसमें हम पता कर रहे हैं कि नोड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जिसको अगर मैं बोलूं, अगर R डिस्टेंस पे ये न्यूक्लियस है, R डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रॉन्स के पाए, अब ऐसा नहीं कि ये सर्कुलर है, ये 3D में है ना, स्फेरिकल, बीच में न्यूक्लियस है, कुछ ऐसे। तो इस सेल को अगर इस सेल में पूछूं, इस पर्टिकुलर एरिया में पूछूं, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में पूछूं, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब सरफेस एरिया, अब इलेक्ट्रॉन्स को एक पतले थिन सरफेस एरिया में देख रहे हैं, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर स्फेयर का, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 1s के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, 1s के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, 1s के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर मैं पूछूं 1s के लिए अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि रेडियल नोड कितने होंगे, रेडियल नोड कितने होंगे, हमें पता है रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1। तो देखिए ये क्या है, ये बताता है, ये 1 जो होता है ये n है, और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। अभी हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, तो ये सारी चीजें सीख जाएंगे। देखिए क्या है, अगर मैं पूछूं इसमें कितने नोड बनेंगे आपके, तो अगर 1s के लिए चेक करेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस 1 0, इसीलिए ये कहीं पे, ये कहां है, सीधे ऐसे गया और कहीं पे फिर x एक्सिस को टच नहीं किया, तो इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं। समझ में आई बातें, इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं, क्योंकि ये इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि रेडियल नोड इसमें कितने बन रहे हैं, तो ये कहीं पे भी ड्रॉप नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे जो R है, ये मान लीजिए ये R1 है, तो यहाँ पे R1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, बाकी का कहीं पे भी नोड नहीं बनेगा। अगर 2s के लिए मैं रेडियल नोड पूछूं, तो 2s के लिए रेडियल नोड कितने होंगे, 2 माइनस s के लिए l की वैल्यू 0 माइनस 1, क्या हो गया 1। तो कितने रेडियल नोड बने, देखिए 1। इसलिए ग्राफ जो है एक बार R को टच किया है, यहां पे प्रोबेबिलिटी 0 है, यहां पे प्रोबेबिलिटी 0 है, इसलिए ये पॉइंट क्या है, नोड है 2s के लिए। तो 2s में कितने रेडियल नोड बने, 1। समझ में आया। अगर मैं 2p के लिए पूछूं, 2p के लिए बताइए क्या कोई रेडियल नोड बनेगा, 2p के लिए सिंपल है, वैसे करते हैं। 2p के लिए n की वैल्यू क्या है 2, l की वैल्यू क्या है 1। अगर मैं
n माइनस एल माइनस वन टोटल रेडियल नोड कैलकुलेट करूं तो क्या होगा 2 माइनस 1 माइनस 1 0। इसीलिए इसका भी ग्राफ एक बार पिक पकड़ा और उसके बाद इन्फाइनाइट पे जाकर टच हुआ, तो इसमें भी एक भी नोड नहीं मिले। तो ऐसे ही रहेगा, अगर आपका पाई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ दिया होगा तो आपको चेक करना है कि कहां कहां पे वो ग्राफ ड्रॉ हो के गया है। जहां पे ड्रॉप हुआ होगा, आर एक्सिस को टच किया होगा, स्मॉल आर एक्सिस को, वही आपका नोड होगा, उसी को आपको काउंट करना होगा। क्लियर हुआ? उसी को आप काउंट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहां से ये रेडियल नोड है। इसी को साई स्क्वायर भी बोलते हैं, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर मतलब साई स्क्वायर या फिर 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, ये सारी चीजें सेम है। साई स्क्वायर भी प्रोबेबिलिटी ही है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो कभी कभी साई स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ दिया रहेगा तो सेम चीजें हैं। आपको वहां से जहां पे आप चेक करना है, जहां पे ड्रॉप हुआ है कर्व, जहां पे आर एक्सिस को टच किया है, वही आपका रेडियल नोड है। चलिए जैसे ये क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बिटवीन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रेडियस ऑफ एटम्स कोरस्पॉन्डिंग टू 4s ऑर्बिटल, n की वैल्यू गिवन है 4s के लिए, 4s के लिए n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, इज करेक्ट। अब मैंने कहा था कि ग्राफ ये कभी ये ग्राफ, ये जो आपका साई स्क्वायर और आर का ग्राफ होगा, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ होगा, ये कभी भी ये हमेशा जीरो से ही शुरू होगा, मतलब ओरिजिन से ही शुरू होगा, क्योंकि ओरिजिन जब आर जीरो रहेगा तो स्फीयर का वॉल्यूम जीरो होगा, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। क्लियर है? तो ये हमेशा जीरो शुरू होगा। तो जहां जहां पे जो भी कर्व अगर साई स्क्वायर वर्सेस आर में अगर जीरो के छोड़कर ऊपर से कहीं से शुरू हुआ है, वो पहले से ही ग्राफ गलत है। जैसे ये ऑप्शन ही आपका गलत है, क्योंकि ऐसा ग्राफ बन ही नहीं सकता। क्लियर? जब आर जीरो है तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी ना, जीरो ही होगी। तो बनाइए इस क्वेश्चन को अच्छे से। आपको क्या करना है? आपको रेडियल नोड ही ढूंढना है, रेडियल नोड ढूंढना है। रेडियल नोड कैसे ढूंढेंगे? आप ढूंढेंगे n माइनस एल माइनस 1, क्या होगा 4 माइनस एल की वैल्यू क्या होगी s के लिए 0 माइनस 1 3। आपको चेक करना है कि कहां कहां पे नोड्स बना है, कहां कहां पे आपका कर्व आर एक्सिस को टच किया हुआ है। अगर इसको देखूं तो ये तो टोटली गलत है, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर जो कि आपका प्रोबेबिलिटी है, ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये हमेशा ही जीरो होगा ओरिजिन पे, तो ग्राफ जीरो से ही शुरू होना है। ये भी गलत है, ये भी ग्राफ जीरो से नहीं शुरू है, तो ये दोनों तो हट गए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप ध्यान में लगाएंगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। हाँ, वो एल एन माइनस एल है, वो आई नहीं था, शायद आप इसी की बात कर रहे थे ना, वो एन माइनस एल है, एल माइनस 1। तो चलिए अगर मैं बी ऑप्शन को देखूं, बी ऑप्शन को देखूं, अगर 4s ऑर्बिटल के लिए कौन सा ग्राफ सही होगा, तो जहां पे 3 बार ग्राफ टप्पे खाया होगा आर एक्सिस पे, वहां पे नोड बनेंगे। नोड 3 है रेडियल नोड, 1 2 3। इसको काउंट मत कीजिएगा क्योंकि न्यूक्लियस की बात है ना, न्यूक्लियस की बात है, न्यूक्लियस को आप नोड मत बोल दीजिएगा। न्यूक्लियस के अलावा सारी स्पेस में हाँ एल ही है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 3 नोड मिले, एक नोड ये, एक नोड ये, एक नोड ये, तो 3 रेडियल नोड मिले, तो यही बी ऑप्शन सही है। अगर आप डी ऑप्शंस को देखेंगे तो डी में कितने नोड बन रहे हैं? 1 2 3 4 नोड, हमें 3 रेडियल नोड बनाने हैं, तो डी ऑप्शन भी गलत है। ए और बी इसलिए गलत है कि ग्राफ आप हमेशा जीरो से शुरू कीजिए अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से बस इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको देखना है, ढूंढना है कि कैसे रेडियल नोड कहां कहां पे बनेंगे, n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू चेक करनी है, बाकी की सारी चीजें सिंपल है। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। इसको देखिए, ये क्या बोला है कि the current radial probability distribution of a curve of a hydrogen atomic orbital with a principal quantum number n equal to 3 and azimuthal quantum number l equals to 1, कौन सा ग्राफ सही बनेगा हाइड्रोजन एटम के लिए? बताइए, सिंपल सा है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ है, ग्राफ हमेशा जीरो से शुरू होना है। तो देखिए चारों में ग्राफ जीरो से शुरू हुआ है, चेक करना है कहां पे रेडियल नोड बना है, क्योंकि रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, नहीं हमेशा रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप चेक करिए कि 3 और एल एजिमुथल क्वांटम नंबर है, यानी कि किसकी बात कर रहा होगा? 3p की बात कर रहा होगा। 3p की बात कर रहा है तो 3p में अगर मैं नोड कैलकुलेट करूं तो n माइनस एल माइनस 1 रेडियल नोड हुआ,
रेडियल नोड हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 - 1 = 2, सॉरी 1 1। तो आपको चेक करना है कहां कहां पे केवल एक नोड मिलेगा आपका। इसमें एक भी नोड नहीं है, ये ग्राफ गलत है। इसमें 2 नोड है, ये भी ग्राफ गलत है। इसमें देखिए इसमें कुछ करेक्शन कर दिया गया है शायद, हाँ ये दोनों शायद सेम है, ये दोनों शायद सेम है, ये दोनों सेम है तो दोनों टिक कर देना। वैसे सॉरी ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा ना, यहाँ पे कर्वेचर टाइप का दिया है इन्होंने, मतलब यहाँ पे नोड बनाया तो ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है, सिंगल ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे उसने कर्वेचर टाइप का दे दिया गया है। देखिए अगर यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे देखिए तो वो कर्वेचर टाइप का ना, थोड़ा ऐसे कुछ ऐसे ग्राफ गया, ग्राफ ऐसे जाएगा ना, हमेशा ग्राफ हमेशा ऊपर से जाएगा। इसका स्लोप इस 0 पॉइंट पे स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव या 0 नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी बातें थी, इनको भी समझ लीजिए। ये ग्राफ अगर ऐसे होता तो ये ग्राफ सही होता। ग्राफ शुरू से ही कर्वेचर नेचर का है और अपवर्ड है, अपवर्ड ओपनिंग है। यहाँ पे क्या है, ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो डाउनवर्ड ओपनिंग हमेशा ग्राफ होगा। क्लियर, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है, डी नहीं है। समझ में आया क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, समझ में आया दोनों में। इसमें देखिएगा ध्यान से, मुझे लगा था कि ये ग्राफ सेम बन गया, नहीं ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग है, उसमें डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड ओपनिंग ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने बोला था कि एक तो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक होता है कि साई किसी भी ऑर्बिटल के लिए डिराइव्ड फॉर्म दिया होगा उसका और पूछेगा कि आप बताइए नोड्स कहां कहां पे बनेंगे, कितने नोड्स बनेंगे, यही क्वेश्चन। दोनों सेम नहीं है, मैंने बताया दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। इसमें देखिए ग्राफ कुछ ऐसा गया है, मैं कलर चेंज करता हूं। इसमें देखिए ग्राफ कुछ ऐसे गया है और इसमें क्या है, ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग टाइप का है। अभी आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक टाइप से ही समझ लीजिए क्या है, डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है ना, तो आपको डाउनवर्ड टाइप का ही ग्राफ मिलेगा क्योंकि बढ़ना शुरू होगा। अगर इसका मीनिंग निकाले तो इसका मीनिंग है कि यहां पे नोड वो दिखाया गया, यहां पे नोड दिखाया गया तो वहां पे नोड नहीं है, वहां पे नोड, उसको नहीं, न्यूक्लियस को नोड क्यों बोलेंगे भाई, न्यूक्लियस तो हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सबको। अब मैंने दूसरी बार क्या बोला था आप लोगों से, बोला था कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन में डिराइव्ड फॉर्म होगा किसी भी ऑर्बिटल्स का, किसी भी ऑर्बिटल का डिराइव्ड फॉर्म होगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि नोड कहां कहां पे बने। अगर डिराइव्ड फॉर्म ये क्या है, ये वेव फंक्शन है, ये है आपका वेव फंक्शन। अगर मैं पूछूं आप बताइए प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी बताइए, तो क्या करेंगे आप, साई स्क्वायर को ही प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। हमने कहा था साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, ये वेव फंक्शन है, साई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी बताएगा, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो जहां जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होगा वहां वहां पे आपका नोड बनेगा, जहां जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होगा, जहां जहां पे साई स्क्वायर 0 होगा वहां वहां पे आपका नोड बनेगा। तो आपसे पूछा है कि बताओ 2s ऑर्बिटल के लिए अगर साई का एक इक्वेशन दिया हुआ, देखो इतना खतरनाक डिराइव्ड फॉर्म है उसका, तो आपको डिराइव नहीं करना है, ये आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको डिराइव्ड फॉर्म दिया रहेगा, आपको पता करना है नोड्स। देखो अब क्या है, ये 2s के लिए गिवन है क्वेश्चंस में, आपको पूछ रहा है कि बताइए R0 इन टर्म्स ऑफ A0, इसको R0 कर लीजिए, R0 इन टर्म्स ऑफ A0, इसको R0 कर लीजिए, इन टर्म्स ऑफ A0 वेयर नोड फॉर्म, ऐसा जहां पे नोड बने हैं उसके लिए R0 बताइए इन टर्म्स ऑफ A0। तो कंप्लीट क्वेश्चन ये है, ये इक्वेशन दिया हुआ है 2s के लिए, आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, बस सिंपल सी बात है, आप साई स्क्वायर को 0 करो या फिर साई स्क्वायर को 0 करो या तो साई को 0 कर दो, लेकिन मीनिंग है साई स्क्वायर को 0 करना है, समझ में, ऐसा नहीं कि साई 0 होता है, साई स्क्वायर को 0 करेंगे क्योंकि साई स्क्वायर ही प्रोबेबिलिटी है। तो जब साई स्क्वायर आपकी प्रोबेबिलिटी है तो साई स्क्वायर को आप 0 करोगे, अगर साई स्क्वायर को 0 करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, साई करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में, समझ में आई बातें, क्योंकि अलग अलग नाम है ना यार, एक साई है वेव फंक्शन है और एक साई स्क्वायर है जो कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी को 0 करनी है जहां पे नोड बनेगा, तो इसका डिराइव्ड फॉर्म दोनों नोड्स को देगा, जबकि 4 पाई r स्क्वायर और r स्क्वायर जो था वो
रेडियल नोड की प्रोबेबिलिटी थी। यहाँ पे क्या है, ये दोनों टाइप के नोड, एंगुलर नोड और रेडियल नोड को ही देगा। तो आपको टोटल्स बताने हैं कि कहाँ कहाँ पे नोड्स बनेंगे न्यूक्लियस से, इन आर इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। चलो करते हैं जीरो। इस इक्वेशन को जीरो कैसे करें, अगर इसको जीरो करोगे मतलब साई स्क्वायर को अगर जीरो करते हो तो ये वैल्यू तो जीरो होगी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है। जीरो कौन होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, ये टोटल वैल्यू भी जीरो नहीं होगा, जीरो तो यही होगा ना, तभी तो आपका साई स्क्वायर जीरो होगा। क्लियर, जीरो यही होगा। जीरो अगर इसको करेंगे तो 2 माइनस आर नॉट डिवाइड बाई ए नॉट इक्वल टू जीरो, 2 माइनस आर नॉट डिवाइड बाई ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो आर नॉट इन टर्म्स ऑफ ए नॉट बताना है, जहां पे नोड बना है कितना होगा 2a नॉट। देखो यही आंसर था। अगर आप क्वेश्चन देख के घबरा गए होते कि ये कितना खतरनाक इक्वेशन दिया, तो क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पूछेगा नोट्स किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए साई गिवन रहेगा, जैसे 2s के लिए साई दिया हुआ है, किसी के लिए 1s के लिए दे देता, 3s के लिए दे देता, आपको वहां से नोट पता करने थे। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 2s के लिए कितने नोड बनेंगे, एंगुलर और रेडियल दोनों मिला के, मैंने ये कहा था कि जो साई होगा वो दोनों टाइप का नोड बताएगा, साई स्क्वायर होगा वो दोनों टाइप का नोड बताएगा। साई स्क्वायर का डिराइव्ड जो साई दिया है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो फिर वहां से अगर उसको जीरो करते हो तो उसके सोल्यूशन में दोनों टाइप के नोड्स मिलेंगे। क्लियर, उसमें दोनों टाइप्स के नोड मिलेंगे। अगर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है तो इसमें केवल रेडियल नोड मिलेंगे आपको ना, इसमें केवल रेडियल नोड मिलेंगे। इसीलिए जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें आप केवल रेडियल नोड के लिए ही आप जहां जहां पे ग्राफ ड्रॉप हो रहा है उसी को काउंट करेंगे रेडियल नोड के लिए, जबकि जो साई होगा ये दोनों रेडियल और एंगुलर दोनों की बात करेगा। समझ में आया डिफरेंस, समझ में आया? साई स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर वो केवल रेडियल नोड की बात करेगा और साई स्क्वायर दोनों टाइप के नोड की बात करेगा। अगर साई स्क्वायर को कैलकुलेट करते हो तो दोनों नोड का कैलकुलेशन आएगा। अगर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर देखते हो ग्राफ में तो वो केवल रेडियल नोड का इंफॉर्मेशन है, राइट। अब यहां पे देखिए ये 2s के लिए साई दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि बताइए न्यूक्लियस से ऐसे किस डिस्टेंस पे आपके नोड बनने शुरू होंगे, उसी के लिए आर नॉट डिवाइड आर नॉट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए नोट बताइए। जहां पे नोड बने तो नोड कहां कहां पे बने, नोड कहां कहां पे बने यही बताना है ना आपको। आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए नोट कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब है कि साई स्क्वायर को जीरो कर दो, क्योंकि यही तो प्रोबेबिलिटी है, यही तो प्रोबेबिलिटी है। अगर साई स्क्वायर को जीरो करते हो तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करके जीरो कर दो। अगर नहीं करना चाहते स्क्वायर करके जीरो तो सिंपल सा है कि बस साई को जीरो करके चेक कर लो। लेकिन डिफरेंस है ना, साई स्क्वायर को जीरो करोगे कर तो तुम इसको भी सकते हो, इससे भी तुम्हारा आंसर आएगा। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि डिफरेंस समझो, साई स्क्वायर ही प्रोबेबिलिटी है, उसको ही जीरो करना है। लेकिन अगर इसको भी जीरो करते हो तो तुम कोई गलती नहीं करते हो अपने कैलकुलेशंस में। हम यहां से सीख रहे थे, मैंने आपसे पूछा कि 2s के लिए कितने नोड्स बनेंगे, 2s के लिए कितने नोड्स बनेंगे। हमें पता है कि ये दोनों नोड्स को काउंट करेगा, रेडियल और एंगुलर दोनों। तो दोनों नोड्स के लिए कितने क्या होता है फॉर्मूला है, n माइनस l माइनस 1 प्लस l टोटल नोड्स n माइनस 1। तो 2s में कितने नोड मिले, एक नोड मिले। तो देखो उसका सोल्यूशन से भी एक ही नोड दे रहा है, क्योंकि एक ही नोड मिल रहा है ना। अगर इसके r नोट की दो वैल्यू आती तो उन्हें पता चलता कि दो जगह पे नोड बने हैं, तो दो नोड बने हैं यहाँ पे, इसीलिए इसका एक ही सोल्यूशन आया। देखिए अब इसको देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि 3s ऑर्बिटल के लिए साई, ये वाली साई गिवन है, इज गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन 3s के लिए, जहां पे सिग्मा की वैल्यू है 2rz/3a0। पूछ रहा है कि बताइए नोड कहां कहां पे बनेंगे न्यूक्लियस से। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वेयर नोड फॉर्म। बताइए डिस्टेंस बताना है आपको जहां पे नोड्स बनेंगे। सिंपल सी है, साई स्क्वायर जीरो करना है, साई स्क्वायर जीरो करो चाहे साई जीरो करो। अब 3s में, अच्छा पहले यही देख लो 3s में कितने नोड्स बनेंगे, 3s में कितने नोड बनेंगे, दो नोड बनेंगे, यानी कि इसका साई स्क्वायर के दो सॉल्यूशंस आएंगे, आर की दो वैल्यू आएगी, आप चेक कर लेना, सॉल्व करना, आपकी आर की दो ही वैल्यू आएगी। तो वही पूछ रहा है कि बताओ आर कहां कहां पे मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैं इसको मिटा दे रहा हूं जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन यही, कंप्लीट वाला क्वेश्चन यही है। अब देखिए क्या करना है, इसी को जीरो करना है। अगर इसको आप जीरो करते हो
तो कौन कौन सा वैल्यू जीरो होगा? ये तो जीरो हो नहीं सकता, जीरो कौन होगा? यही होगा ना, इसी की वजह से पूरा साई स्क्वायर जीरो होगा। अगर इसको जीरो करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा? साई स्क्वायर -6 सॉरी सिग्मा स्क्वायर -6 सिग्मा प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा की वैल्यू आएगी -3 सॉरी सिग्मा वैल्यू आएगी 3 और सिग्मा की वैल्यू आएगी 2। तो सिग्मा की दो वैल्यू आई, सिग्मा की दो वैल्यू आई, जहां से सिग्मा गिवन है आपका 2rz/3a0, 2rz/3a0 इक्वल टू 3। तो यहां से अगर आप r कैलकुलेट करते हो तो क्या होगा? 9a0/2z। फर्स्ट नोड यहां पे मिला। सेकेंड नोड अगर आप इससे बराबर कर देते हो सिग्मा की वैल्यू तो 2rz/3a0 इक्वल टू 2। यहां से r की वैल्यू आ गई 6a0/2z। तो देखिए इसके दो सॉल्यूशन आए, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस से r जो 3s के लिए दो नोड मिलेंगे, इसीलिए r के दो सॉल्यूशंस आए। ये बताया कि कहां कहां पे नोड मिलेंगे। समझ में आया सबको? और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इससे आंसर मैच कराने के लिए। 3a0 डिवाइड बाई 2 3 प्लस, ये आंसर इसका गलत है ना, इसको आंसर काट देना। ये आंसर इसका यही सही है, यही आंसर सही है। ये दो नोट्स बनेंगे, बस आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, बाकी का अप्रोच समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। समझ में आया बात? अब आगे बढ़ते हैं, क्वांटम नंबर की बात करते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है? ये होता है, आप लोगों को पता होगा क्वांटम नंबर, आप स्कूल में भी पढ़े होंगे। क्वांटम नंबर क्या होता है? एड्रेस होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस। जैसे आपका एड्रेस होगा ना, आपका एड्रेस होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी एड्रेस होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए कि वो किस ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, उसी के लिए क्वांटम नंबर आया। तो चलो, क्वांटम नंबर क्या होता है? ये भी एड्रेस है। एड्रेस है तो स्क्रोडिंगर ने एड्रेस ही तो बताना चाहा कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे ज्यादा मिलेंगे, कहां पे कम मिलेंगे। तो क्वांटम नंबर जो है वो स्क्रोडिंगर के इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो स्क्रोडिंगर का किसी भी गिवन ऑर्बिटल्स के लिए जो इक्वेशन होगा, अगर उसको सॉल्व करते हो तो उसके 3 वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी। उसी 3 सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है? क्वांटम नंबर। अब पहला जो क्वांटम नंबर है n, जिसको बोहर साहब ने बताया, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें आपको बुक्स में, मटेरियल्स में मिल जाएंगे। इन पे हम थोड़ी सी स्पीड में बातें करते हैं। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n बताता है कि कौन सा सेल है, कौन सा सेल या फिर कौन सा ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट के बारे में नॉलेज देता है। अब ऑर्बिट के बारे में नॉलेज दे रहा है तो इसका मतलब ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो ये डिस्टेंस बताता है कि कौन सा ऑर्बिट है तो इसका न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, उसकी कितनी एनर्जी है, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को ये रखता है। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, राइट? हाँ, यशवीर वर्मा, हाँ, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इट वाज proposed by Bohr and denoted by n. It is determine the average distance of electrons from nucleus. किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, r की वैल्यूज, राइट? और ये एनर्जी भी बताता है किसी भी ऑर्बिटल। जैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? हम जानते हैं न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर जाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये भी आइडिया देता है कि एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होगा। अगर आपको n पता है तो बता सकते हो कि उसके किसके एनर्जी लेवल की वैल्यू ज्यादा होगी किस पर्टिकुलर n के लिए, राइट? तो ये भी बताता है। यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट विल बी 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर किसी भी गिवन n के लिए 2n स्क्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना। हम कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं तो हम बोलते हैं ना 2 8 8 16 ऐसे 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो 2n स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग भरे जाते हैं। इसलिए किसी भी गिवन n में 2n स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको सीख जाएंगे जल्दी से। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट के एल एम एन। जैसे फर्स्ट को बोला, फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसको के सेल भी बोलते हैं, सेकंड को एल बोलते हैं, एम एन, ऐसे ही चलता रहता है, राइट? जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। हमने बोहर ऑर्बिट, बोहर मॉडल में सीखा। यहाँ पे लिखा है इट रिप्रेजेंटेड द मेजर एनर्जी सेल फ्रॉम विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का अगर किसी भी ऑर्बिट में है तो उसका एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? ये देखो समरफील्ड मॉडल है एक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बस यही बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट होता है, जैसे अभी तक हमने बोहर साहब ने बोला कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है। समरफोल्ड ने बाद में इसको बताया, तो समरफोल्ड के ही नाम पे इसको दिया गया कि समरफोल्ड ने सबसे पहले इसको बताया। और इसी को
स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो समरफोल्ड का मॉडल क्या है, समरफोल्ड ने यही कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर घूम रहा है तो वो परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, और जब घूम रहा है तो वेव नेचर है उसके पास, तो वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उतना ही उसका वेव नंबर होगा, उतना ही उसका वेव नंबर होगा। जैसे अगर थर्ड सेल में घूम रहा है तो थर्ड मतलब अगर साइकिल की बात करें कितने साइकिल बने तो वो उसमें थर्ड साइकिल बनेंगे। जैसे अगर मान लीजिए सेकेंड में घूम रहा है तो वो कितना वेव बनाएगा, वो 2 वेव बनाएगा। 2 वेव कैसे बनाएगा, वेव चलता है कैसे, एक वेव 2 वेव, मतलब लैम्डा लैम्डा 2 अल्फा डिस्टेंस होगा। तो इसी को इन्होंने प्रूव किया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसका कितना वेव बनेगा, इसमें ऐसे वेव बनेगा, मतलब जिस ऑर्बिट में घूमता है। ये तो समरफोल्ड का मॉडल था। अब देखो, अब देखिए इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी गिवन L के लिए, N के लिए L की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, हो सकती है 0 से n-1 तक, सॉरी L तक हो सकती है, पता है 0 से n-1 तक, सॉरी 1 इसको लिख लीजिए, 1 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की कौन कौन सी वैल्यू होगी, 0, 1, 2, n-1 तक, राइट। अब देखिए यहाँ पे इट ऑल्सो एक्सप्रेस द एनर्जी सबसेल SPDF। F की वैल्यू अगर, मतलब ये सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S के बारे में बात करेगा, L की वैल्यू 1 है तो P के बारे में बात करेगा, L की वैल्यू 2 है तो D की बात करेगा, वैसे ही L की वैल्यू 3 है तो F की बात करेगा। समझ में आई बातें। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, किसी गिवन L के लिए, कोई L की वैल्यू गिवन है तो उसके लिए, N की वैल्यू गिवन है तो उसके लिए L की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, अप टू n-1। L की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, L की वैल्यू 0 टू n-1 तक वेरी करेगा, राइट। अब अगर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/2π√L L+1। जैसे अगर 4s की बात करें तो 4s में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, s के लिए L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 है तो L की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एंगुलर मोमेंटम s ऑर्बिटल का 0 ही आएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। अगर मैं पूछूं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सबसेल में, तो 2L+1, 2L+ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। बाकी की सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक साइंटिस्ट थे लिंडे, इन्होंने डिस्कवर किया, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब ये क्या बताता है, ये एक्चुअली ये बताता है कि मैग्नेटिक नेचर को, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक नेचर को बताने का काम करता है। इसकी वैल्यूज कहाँ होती है, इसकी वैल्यू -L से L तक वेरी करती है। अगर मैं बोलूं L = 2 है तो m की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -2 से 2 तक, -2, -1, 0, +1, +2। तो अगर किसी गिवन L के लिए m की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, 2L+1, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, टोटल वैल्यू ऑफ m विल बी 2L+1, राइट। अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी गिवन m के लिए, तो वो n² के बराबर होगा, राइट। और ये सारी चीजें हैं, बाकी m बताएगा कि आपका कोई सबसेल है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, x एक्सिस, y एक्सिस, z के एक्सिस के अबाउट, क्लियर। आखिरी है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबसेल में या फिर किसी भी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, तो वो बताता है कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। अब ये मत बोलिएगा, इसको +-½ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मत सोचना कभी कि +½ क्लॉकवाइज होगा या -½ क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये देखने पे जाता है। अगर मैं क्लॉकवाइज कोई चीजें अगर ऊपर से देख रहे हो वो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो नीचे से उसको देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो वो रेफरेंशियल है। +½ -½ का बस यही मीनिंग है कि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं कि +½ वाला ही क्लॉकवाइज होगा या +½ वाला ही एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। अगर आपको इसमें कभी कभी पूछता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होता है, h/2π√S s+1। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4d ऑर्बिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। कौन सी वैल्यूज क्वांटम नंबर की पॉसिबल नहीं होगी। 4d है तो n की वैल्यू क्या होगी 4, l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, इतने तक होगी ना। अब 4d की बात कर रहा है तो ये सेट, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू क्या होगी 3। अब l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू कहां कहां से हो सकती है, d है, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं
5 कहाँ से कहाँ हो सकती है, -3, -2, 0, -1, 0, +1, +2, +3, राइट, +1, +2, +3। अब आपको बताना है कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, L = 1 पॉसिबल है, नहीं 4D के लिए कहाँ पॉसिबल है, M = 1 पॉसिबल है, M = +1 पॉसिबल है, और M = 2 पॉसिबल है, S 2 पॉसिबल है, तो यही वाला पॉसिबल नहीं है। L = 3 पॉसिबल है ना। समझ में? अगला क्वेश्चन, द टोटल स्पिन रिएक्टिंग फ्रॉम ए D7 कॉन्फ़िगरेशन, स्पिन फॉर, ऐसे लिख लो, फॉर D7 कॉन्फ़िगरेशन। टोटल स्पिन मतलब आपको सिंपल सा देखना है कि S की वैल्यू कितनी होगी। जैसे अगर मैं बोलूं D में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। D7 है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके लिए +½ और -½ इसके लिए +½ और -½ इसके लिए या तो +½ दे दो या तो -½ दे दो, राइट, क्योंकि एक ही है ना, एक ही स्पिन में है, तो टोटल स्पिन कितना है 3/2। इनका तो कैंसल आउट हो गया ना, +½ -½ तो कितना आंसर आ गया 3/2। टोटल स्पिन पूछा है, समझ में आया। अगला है, अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मतलब जैसे जैसे L+L की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। L की वैल्यू बढ़ेगी, N+L की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। अगर N+L की वैल्यू किसी भी दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आई तो जिसके लिए N की वैल्यू ज्यादा उसके लिए उसका एनर्जी लेवल ज्यादा। आपको दो चीज यहां पे ख्याल रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि N+L की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर N+L की वैल्यू किसी भी दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम है तो जिसके लिए N की वैल्यू ग्रेटर होगी उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगाइए, ये बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए अगर कोई भी बोल रहा है कि इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, पहला है जो ऑर्बिटल है 4L = 0, तो इसके लिए N+1 की वैल्यू 4 + 0 = 1, सॉरी 4। इसको अगर मैं जोड़ूं तो 3 + 1 = 4। इसको मैं जोड़ूं तो क्या होगा 3 + 0 = 3। अगर इसको जोड़ूं तो ये होगा 3 + 0 = 3। अब सवाल है कि किसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, तो जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा। किसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा, इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक का ज्यादा होगा। अब इसके लिए रूल नंबर 2 देखना है, जिसके लिए N की वैल्यू ज्यादा उसके लिए एनर्जी लेवल ज्यादा। तो N की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाले का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा देन बी। क्लियर, फर्स्ट वाले का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा देन बी। अब इन दोनों में देखिए दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, N+L की वैल्यू सेम है, जिसके लिए N की वैल्यू ज्यादा और इन दो उसके लिए L की वैल्यू ज्यादा। तो देखिए एनर्जी ज्यादा, N इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है, L की वैल्यू इसके लिए भी सेम है और S की वैल्यू अलग अलग, तो ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं। क्लियर हुआ, क्योंकि अब N भी कैंसिल हो गया, N भी सेम हो गया, L भी सेम हो गया, तो इसके लिए सेम एनर्जी लेवल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं A + B = लेस देन ग्रेटर देन C = D। ये आपका ऑर्डर है, A का एनर्जी लेवल ज्यादा, B का उससे ज्यादा, फिर C और D का उससे कम और दोनों का आपस में बराबर। बस यही तक एटॉमिक स्ट्रक्चर रहा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो होगा वो गैसेस स्टेट या फिर स्टेट ऑफ मैटर होगा। ऑन S2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2On पर बने रहिए।